हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने क्लास 10th ज्योग्राफी वाटर रिसोर्स चैप्टर 3 के बारे में एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, नेम द रूलर। उस राजा का नाम बताओ हु कंस्ट्रक्टेड डैम्स एंड लेक्स, जिसने डैम्स और लेक्स बनवाए थे इन एंशिएंट पीरियड में। तो वो राजा का कौन था? वो बिंदुसार, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य। तो वो राजा था, वो रूलर था चंद्रगुप्ता मौर्य। इसने एंशिएंट पीरियड में डैम्स और लेक्स बनवाए थे। सेकंड है मैच। ए कुल, बी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सी खादीन्स, डी इंडेंडुएशन चैनल्स, चैनल्स बनाना। जैसलमेर, वेस्टर्न हिमालय, बंगाल, राजस्थान। ऐसे नेम आपको ध्यान रखने हैं कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कुल, ए का टू, कुल्स जो है वो वेस्टर्न हिमालय से बिलोंग करते हैं। कुल्स ये वाटर इकट्ठा करने का एक तरीका है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका है, ये राजस्थान में होता है। खादीन्स, खादीन्स जो है सी का वन, जैसलमेर में होता है खादीन्स, जैसलमेर में। और डी का थ्री यानी इंडेंडुएशन चैनल, ये काम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में किया जाता है। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डज नॉट पोल्यूट वाटर। नीचे लिखे में से कौन सा प्रोडक्ट पानी को पोल्यूट नहीं करता? ऑप्शन 1 डोमेस्टिक वेस्ट, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी केमिकल, डी फ्लोर्स। डोमेस्टिक वेस्ट घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है, जिसमें हमारे कपड़े धोने के बाद जो सर्फ वगैरह होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में काफ़ी सारे केमिकल्स, और केमिकल्स खुद, ये तीनों वाटर को पोल्यूट करते हैं। लेकिन अगर फ्लोर्स पानी में जाएं तो वो पानी को पोल्यूट नहीं करते। और एमसीक्यू, what is the total volume of water which is in the form of ocean। पूरे वर्ल्ड में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओशियन फॉर्म में, समुद्रों की फॉर्म में कितना है? 96.5%, 97.5%, 98.5% या 95.5%। तो ओशियन की फॉर्म में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है वो है 96.5%। क्वेश्चन 5th एमसीक्यू, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड में। इंडिया का रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। एक व्यक्ति की सालाना, पर एनम, पूरे साल में वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया का रैंक वाटर की अवेलेबिलिटी का कितना है? 131, 132, 133 एंड 134। तो इंडिया का रैंक होगा 133 नंबर पर। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नीचे लिखो में से कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाना। ऑप्शन बी कंट्रोल फ्लड, बाढ़ को कंट्रोल करना। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों, या डी ओनली ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि मल्टीपर्पज से बिजली भी बनती है और बाढ़ को भी कंट्रोल, फ्लड को भी कंट्रोल किया जाता है। असर्शन रीजन, असर्शन, जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड डैम्स एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि डैम्स हमारे मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं। रीजन, डैम्स वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रीजन में कहा जा रहा है कि डैम्स जो हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, साथ ही साथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। आप देखेंगे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को पोषित कर रहा है, उसका एक खास रीजन भी है। तो अगर डैम्स टेम्पल हैं मॉडर्न इंडिया के, तो डैम्स की वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो दोनों बातें ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 2, विच रिवर इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ सॉरो। दुख की नदी किसे कहा जाता है?
गंगा रिवर, यमुना रिवर, नर्मदा रिवर या दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। ये अपना रास्ता बदलती रहती है, तो इसलिए इससे काफ़ी परेशानी होती है। क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास, दिल्ली में हौज खास एक जगह है, वहाँ पर एक टैंक बनाया था 14th सेंचुरी में दिल्ली में। कंस्ट्रक्टेड बाय, ये टैंक इल्तुतमिश ने बनाया था फॉर सप्लाइंग, क्यों बनाया था? फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया। कुछ दूरी पर सीरी फोर्ट है, उस एरिया में पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए इल्तुतमिश ने 14th सेंचुरी में हौज खास में एक टैंक बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कि पानी किस तरीके से एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बार बार हमें मिलता है। ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, उसके थ्रू हमें ये बार बार मिलता है। सेकंड, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी क्या है और व्हाट आर द मेन कॉजेज क्या हैं? वाटर स्कार्सिटी लो रेनफॉल एरिया या एरिड एरिया, सूखे एरिया जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। इसके पीछे मेन कॉजेज यही हैं कि सबसे पहले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बाद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से पानी की खपत ज़्यादा होने की वजह से पानी कम होता जा रहा है। ये मेन कॉजेज हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के एडवांटेज यही है कि एक तो इससे फ्लड कंट्रोल होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिशिंग ग्राउंड मिल जाता है और रिक्रिएशन का एक ये सबसे अच्छा साधन है। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज़, खेतों में पानी देने का आसानी से कैनाल्स बना करके खेतों को पानी पहुंचाया जा सकता है। और डिसएडवांटेज यही है कि जो जहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। कई बार दो स्टेट्स को लेकर के आपस में डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। और क्वेश्चन 4 है, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। राजस्थान सूखाग्रस्त एरिया माना जाता है, तो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को बचाने का काम कैसे किया जाता है? वो लोग क्या करते हैं, अपने घर की जो रूफ है वो आप देखेंगे थोड़ी ढलान वाली है, इसमें एक पाइप लगा देते हैं। जब फर्स्ट रेनफॉल होती है तो वो छत के पानी को पहली पाइप से उसको बाहर निकाल देते हैं, गंदा वेस्ट वाटर होता है गंदा। और उसके बाद सेकंड जो सक्सेसिव रेनफॉल होती है उसको वो घर के आगे एक टैंकार्स बना लेते हैं, उसमें वो कलेक्ट करते हैं। और जब कभी भी पानी की स्कैर्सिटी उन्हें फील होती है तो वो इस टैंक का पानी अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इससे उनको घर को भी ठंडक मिलती है और इस पानी को वो कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग वगैरह और काफ़ी सारे पर्पसेस में यूज़ करते हैं। 5, व्हाट इज डैम। डैम क्या है? क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनाए जाते हैं उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस कौन से हैं, लोग इसका विरोध करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से काफ़ी ट्राइबल पीपल डिस्प्लेस हो जाते हैं। और दूसरी बात है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेडिमेंटेशन, पानी की वजह से नीचे पानी में सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, सिल्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में बाढ़ भी आ जाती है, फ्लड हो जाता है। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब वेरियस एनवायरमेंटल मूवमेंट जो समय समय पर वातावरण को लेकर मूवमेंट हुए हैं एंड बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस, और जो विरोध मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के खिलाफ उठाया जाता रहा है वो डिस्क्राइब करो। एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम जब बने तो काफ़ी ट्राइबल पीपल डिस्प्लेस हुए, लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी छिन गई। लार्ज फार्मर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को इससे काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उन्हें आसपास का खाली एरिया मिल जाता है। लेकिन स्मॉल फार्मर और ट्राइबल पीपल डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, उनकी लाइवलीहुड छिन जाती है। क्वेश्चन 8, स्टेट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वाटर इन द वर्ल्ड। इसमें आपको कुछ डेटास बताने हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की पानी के बारे में वर्ल्ड में क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। 96.5% ओशियन वाटर है जो कि पीने योग्य नहीं है। 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत कम है।
टोटल रिन्यूएबल वाटर 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम मिल पाता है, और बाय 2025 तक ऐसा अटकल लगाई जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जिस हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, इंडस्ट्री लगती चली जा रही है, तो 2025 तक फेस वाटर स्कार्सिटी इंक्लूडेड इंडिया एंड वर्ल्ड, तो काफ़ी पानी की जो संकट, वाटर की स्कार्सिटी फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, वेस्टेज ना करें। इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्स बट इट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी? क्या ये पॉसिबल है कि किसी एरिया में पानी बहुत हो लेकिन फिर भी पानी की वाटर की स्कार्सिटी बनी रहे? गिव 3 रीजन। हाँ, ऐसा पॉसिबल होता है कि वाटर तो एम्पल लार्ज क्वांटिटी में होता है बट वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी फेस होती है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ओवर यूज ऑफ वाटर, दूसरा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तीसरा केमिकल फर्टिलाइज़र और हाउस होल्ड वेस्ट, फैक्ट्री का वेस्ट, ये जब वाटर में जाता है तो सारा पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पानी में सेडिमेंट इकट्ठे हो जाना, आसपास के एरिया में फ्लड का आ जाना, जिसकी वजह से पानी तो होता है बट स्कैर्सिटी बनी रहती है। क्वेश्चन 10, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स? गिव 3 रीज़न। हमें पानी को किस तरीके से कंजर्व और मैनेज करके रखना चाहिए? हमें कम से कम उसे यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज एंड हाइट, कि उसका स्ट्रक्चर एंड मटेरियल जो यूज होता है और उसकी हाइट के हिसाब से डैम का क्लासिफिकेशन बताना है। तो स्ट्रक्चर एंड मटेरियल के हिसाब से टिम्बर डैम है, एम्बैंकमेंट और मैसोनरी डैम है। एक तो लकड़ी के छोटे डैम बनाए जाते हैं, एक मैसोनरी जो ईंटों सीमेंट के मजबूत डैम बनाए जाते हैं, और उसके बाद हाइट के हिसाब से लार्ज डैम्स हैं, मेजर डैम बड़े बड़े, उसके बाद लो डैम्स हैं छोटे, मीडियम हाइट के डैम्स हैं, एंड हाई डैम्स हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 12, शॉर्ट नोट ऑन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर शॉर्ट नोट। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक्चुअली बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट, बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, फार्मर्स, जनरली जो आम पीपल होते हैं, इन्होंने नर्मदा के जो यहाँ पर डैम बन रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बिकॉज ट्राइबल पीपल जो थे वो डिस्प्लेस्ड हो रहे थे, और इस डैम की वजह से जो सिल्ट और सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास का एरिया फ्लडेड हो जाता है, कई बार इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन बनना था, ज़रूरी था देश के डेवलपमेंट के लिए। हाउ वाज वाटर कंजर्व्ड इन एंशिएंट इंडिया? हमारे प्राचीन भारत में, पुराने समय में पानी को कैसे कंजर्व किया जाता था? गिव सम एग्जांपल्स दीजिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, राजा महाराजा बनाया करते थे, पानी को रोका जाता था। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इलाहाबाद में स्टार्ट किया गया, पानी को रोकने का, बारिश के पानी को रोकने का। पॉइंट नंबर 3, चंद्रगुप्ता मौर्य जब था तो डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम तैयार किए गए थे। फोर्थ पॉइंट है 11th सेंचुरी भोपाल लेक, 11th सेंचुरी में भोपाल में एक लेक बनाई गई थी। फिफ्थ पॉइंट है 14th सेंचुरी में हौज खास दिल्ली में टैंक बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था ताकि सिरी फोर्ट जो कुछ दूरी पर है वहां पर पानी की सप्लाई पहुंचाई जा सके। क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ इंडियाज रिवर, बोथ स्मॉलर एंड बिग रिवर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी छोटी और बड़ी नदियों की कंडीशन बहुत पुअर हो चुकी है? इसके पीछे यही है कि इन रिवर्स में लोग नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, और डेड बॉडीज़ और काफ़ी सारे स्टैचू, मूर्तियाँ वगैरह ये सब डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिवर्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। इसके अलावा हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, फैक्ट्रीज से निकले हुए केमिकल्स, ये सब इन रिवर्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन रिवर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। हालांकि गवर्नमेंट समय समय पर इसके लिए, इनको साफ़ करने के लिए स्टेप्स उठाती रहती है, लेकिन फिर भी हम पब्लिक को भी कोऑपरेट करना होगा इन रिवर्स को सेफ रखने में।
एक स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू मतलब एक बांस होता है बहुत लंबा, उसमें छेद कर लिए जाते हैं, उसमें ये मेघालय में होता है। इसमें उस बांस में 20 लीटर के करीब करीब पानी डाल दिया जाता है, काफ़ी लंबा बांस होता है, 20 लीटर के करीब पानी डाल दिया जाता है, छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और उसे किसी भी फार्म पर लटका दिया जाता है। और इसमें से पर मिनट में 20 से 80 ड्रॉप्स वाटर की नीचे धीरे धीरे गिरती रहती हैं, क्योंकि ये मेघालय साइड पर पानी की कमी होने की वजह से ऐसा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन को अपनाया जाता है। थैंक यू बच्चों। वाटर रिसोर्स चैप्टर ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्लास 10th का ख़त्म हो गया है। आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी और केयरफुली होकर काम करना है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और हमारी बाकी वीडियोस भी देखते रहिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।